हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर तर्क दिया था। पिछला व्याख्यान मैंने फाराडे के लॉ के आधार पर तर्क दिया था जो कहता है कि डेल क्रॉस फ्री स्पेस में टाइम और डिस्प्लेसमेंट करंट के संदर्भ में बी के माइनस पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल है। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखना संभव है जब वे बदलते हैं और एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं और यह प्रसारित होता है। इसलिए हम इस स्रोत फाराडे के लॉ का उपयोग करते हैं और यह डिस्प्लेसमेंट करंट पर आधारित था। इस लेक्चर में मैं इसे मैक्सवेल ने जिस तरह से लिखा है उसका उपयोग करना चाहता हूं और इन मैक्सवेल की इक्वेशंस का उपयोग करके हम एक वेव इक्वेशंस प्राप्त करना चाहते हैं और फिर इस पर आगे चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए हम पिछले लेक्चर में दिए गए तर्कों की तुलना में मैथमेटिकली रूप से थोड़ा जल्दी से काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी सराहना करें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। इसने आपको एक फिजिकल फील्ड दी थी ताकि ये देखा जा सके कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख सकते हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे बदलते हैं। इस व्याख्यान में हम उसी उपचार को अधिक सोफिस्टिकेटेड तरीके से और मैथमेटिकल मेथड में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल की सभी इक्वेशंस को एक बार फिर से लिखते हैं और मैं उन्हें फ्री स्पेस जगह में लिखने जा रहा हूं। फ्री स्पेस और कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, इसलिए मेरे पास इक्वेशंस का डायवर्जेंस है जो कि ई के शून्य कर्ल बी के पार्शियल डेरिवेटिव के संदर्भ में बी के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल है क्योंकि कोई रियल करंट नहीं है हमारे पास म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डिस्प्लेसमेंट करंट और बी शून्य का डाइवर्जेंस है। तो आइए हम दो कर्ल इक्वेशंस को देखें और इस इक्वेशन के कर्ल को फाराडे के लॉ इक्वेशन को एक बार फिर लें। यह बी के कर्ल के माइनस डी बटा डी टी के इक्वल हो जाता है। यहाँ दोनों साइड पर कर्ल लिया गया है, हालांकि यह ई के माइनस लैप्लेसियन के डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट है। यह माइनस टी बटा डी टी के इक्वल है और बी इक्वेशन के कर्ल से बी का कर्ल म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी डी टी के इक्वल है। पहली इक्वेशन से यह क्रॉस लॉ है, यह टर्म ए शून्य है और इसलिए मुझे यहाँ डेल स्क्वायर ई मिलता है जो म्यू एप्सिलॉन शून्य डी 2 बटा डी टी स्क्वायर के इक्वल है। विशेष रूप से यदि ई की वेरिएशन केवल एक दिशा में है, मान लीजिए एक्स दिशा, तो मेरे पास पार्शियल ई बटा पार्शियल एक्स वर्ग स्क्वायर म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी 2 ई बटा डी टी स्क्वायर है। जब मैं यह लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक कंपोनेंट इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो आइए इसे स्पष्ट रूप से लिखें। मेरे पास डी 2 एक्स डी एक्स स्क्वायर इक्वल म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी 2 एक्स बटा डी टी स्क्वायर है। हम देखेंगे कि यह इक्वेशन वास्तव में अनावश्यक है क्योंकि यहाँ कोई एक्स कंपोनेंट नहीं चाहिए है जो कि ई वाई पार्शियल एक्स स्क्वायर के डी 2 पार्शियल टी स्क्वायर बटा म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य पार्शियल ई वाई के इक्वल है। और अंत में इजेड पार्शियल एक्स स्क्वायर का पार्शियल म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य पार्शियल ई जेड बटा पार्शियल टी स्क्वायर के इक्वल है। ध्यान दें कि यह बिल्कुल वेव इक्वेशन की तरह है जिसमें यहाँ यह क्वांटिटी 1 बटा सी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके साथ यह इक्वल हो जाता है डी 2 एफ बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 बटा सी स्क्वायर डी 2 एफ बटा डी टी स्क्वायर है। इसलिए हम तुरंत देखते हैं कि इस प्रसार या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति एप्सिलॉन शून्य म्यू शून्य के स्क्वायर रूट बटा 1 होने वाली है और ये वेव की तरह प्रसार करती है।
हम बी इक्वेशन के लिए वही काम कर सकते हैं और बी इक्वेशन में हमें जो मिलता है वह बी के कर्ल से शुरू होता है, जो म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी डी टी के इक्वल होता है और दोनों साइड कर्ल लेता है। हमें बी के कर्ल का कर्ल मिलता है जो म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी बटा डी टी के कर्ल ई के इक्वल है। यह बी के डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट है जो कि वी का शून्य माइनस लाप्लेसियन है जो म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य डी बटा डी टी के माइनस टी बी डी टी के इक्वल है, जो हमें फिर से डेल स्क्वायर बी देता है जो म्यू शून्य एप्सिलॉन शून्य के इक्वल है डी दो बी बटा डी टी स्क्वायर, जो बी फील्ड के लिए इक्वेशन है। इसलिए बी एक वेव की तरह प्रसार करता है। अब हम इस हार्मोनिक प्लेन वेव्स के एक विशेष सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिसमें ई वेक्टर को लैम्ब्डा एक्स माइनस 2 पाई न्यूटी वटा 2 पाई के कुछ एम्पलीट्यूड ए शून्य साइन के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसे मैं के एक्स माइनस ओमेगा ठीक आई शून्य साइन लिख सकता हूं, जहां के लैम्ब्डा बटा 2 पाई है और ओमेगा 2 पाई है। इसी तरह मैं बी को के एक्स माइनस ओमेगा टी के कुछ भी शून्य साइन के रूप में लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास के इक्वल ए शून्य साइन है, जहां के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी बी के इक्वल है और के एक्स माइनस ओमेगा टी का शून्य साइन है। आइए देखें कि इन एम्पलीट्यूड और फील्ड के बारे में हमें इक्वेशंस क्या बताती हैं। यदि वे इस तरह एग्जिस्ट करते हैं तो आइए हम इक्वेशन को देखें कि बी का डाइवर्जेंस शून्य है और ई का डाइवर्जेंस शून्य है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आइए हम इस इक्वेशन को देखें। ई का डाइवर्जेंस शून्य के इक्वल है। मेरे पास आई डी बटा डी एक्स डॉट ई शून्य साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल शून्य है। ध्यान दें कि अन्य सभी कॉम्पोनेंट डी बटा डी वाई और डी बटा जेड गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमने वाई और जेड में ई नॉट को हर जगह समान नहीं माना है। तो यह आपको देता है आई डी एक्स यूनिट वेक्टर डॉट ई शून्य इक्वल शून्य है। इसका अर्थ है कि ई शून्य वाई जेड प्लेन में है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास यह वेव एक्स दिशा में प्रसार कर रही है। तो ई में कंपोनेंट हो सकते हैं। तो अब मुझे बनाने दें, क्योंकि मैं ई को हरे रंग के साथ लिख रहा हूं। अब मुझे इसे लिखने दें। ई में कंपोनेंट वाई और जेड हो सकते हैं। तो चलिए इसे ई वाई और ई जेड लिखते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ई डॉट आई शून्य है, यह वाई है और यह जेड है। इसी तरह अगर मैं बी के डाइवर्जेंस को शून्य के इक्वल देखता हूं तो मुझे शून्य प्राप्त होता है और यह आई डॉट बी शून्य के इक्वल है। इसका यह भी अर्थ है कि बी में केवल कंपोनेंट बी वाई और बी जेड हैं। तो मेरे पास बी वाई और बी जेड है। इसलिए ई और बी दोनों प्रसार की दिशा के परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि हमने वास्तव में पहले तर्क दिया था। तो आइए अब हम अन्य मैक्सवेल इक्वेशंस का उपयोग करके ई और बी के बीच के रिलेशन को देखें। इसलिए हमने अब देखा है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी के वाई जेड शून्य साइन में ए है और बी के एक्स माइनस ओमेगा टी का बी शून्य साइन है। हम बी शून्य और ई शून्य के बीच रिलेशन देखना चाहते हैं।
सिर्फ एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए समान वेरिएशन के लिए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यों रखा है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप बाद में देखेंगे कि ये टर्म्स दो साइड से कैंसिल नहीं होंगी और इसलिए कि एक्स माइनस ओमेगा टी पर उनकी डिपेंडेंस बिल्कुल समान होनी चाहिए। अब हम इक्वेशन को देखते हैं तो ई का कर्ल टाइम के संदर्भ में v के पार्शियल डेरिवेटिव के माइनस के इक्वल है। अगर मैं ई के कर्ल को कैलकुलेट करता हूं तो यह इक्वल है आई जे के डी बटा डी एक्स टी बटा डी वाई डी बटा डी जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट शून्य है, वाई कॉम्पोनेंट के एक्स माइनस ओमेगा टी का वाई शून्य साइन होने जा रहा है और जेड कॉम्पोनेंट डी के एक्स माइनस ओमेगा टी का शून्य साइन हो। अगर मैं कर्ल को कैलकुलेट करता हूं तो यह पता चलता है कि आई कॉम्पोनेंट टाइम्स शून्य प्लस जे कॉम्पोनेंट टाइम्स शून्य शून्य से डी जेड के शून्य साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के कॉम्पोनेंट डी के डी एक्स ई वाई शून्य कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस शून्य है तो यह माइनस जे जेड जीरो के कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के यूनिट वेक्टर ई वाई शून्य के रूप में बाहर आता है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी कोसाइन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह के लैम्ब्डा बटा 2 पाई है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 पाई टाइम है। इसे आगे के कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस जे इजेड शून्य प्लस के यूनिट वेक्टर ई वाई शून्य के रूप में लिखा जा सकता है जिसे मैं के एक्स माइनस ओमेगा टी आई क्रॉस ई वाई शून्य जे प्लस की जेड शून्य के की के कोसाइन के रूप में लिख सकता हूं। यहां यह अंतिम टर्म और कुछ नहीं बल्कि वेक्टर शून्य है। तो हमने जो प्राप्त किया वह अगली स्लाइड पर जाता है कि ई का कर्ल के एक्स माइनस ओमेगा टी आई क्रॉस के शून्य वेक्टर का के कोसाइन के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह माइनस डी बी बटा डी टी इक्वल होने जा रहा है शून्य वेक्टर डी बटा डी टी के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस साइन इन फ्रंट और यह बनने जा रहा है तो प्लस ओमेगा बी शून्य वेक्टर कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ध्यान दें कि पहले मैंने कहा था कि अगर स्पेस टाइम डिपेंडेंस का मतलब है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी अलग था तो मैं दो एक्सप्रेशन के स्पेस और टाइम की डिपेंडेंस को अधिक स्पष्ट रूप से समान नहीं कर सकता था। अगर मैं के समान कर्ल माइनस डी बी डी टी के समान लिखता हूं तो मुझे के एक्स माइनस ओमेगा टी का के कोसाइन मिलता है आई क्रॉस ई शून्य इक्वल है ओमेगा बी शून्य वेक्टर कोसाइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यदि यह डिपेंडेंस जो कोसाइन द्वारा दी गई है दोनों साइड पर समान नहीं थी, हालांकि यह इक्वेशन एक बार में संतुष्ट हो सकती थी लेकिन यह चरण से बाहर चला जाती है, इसलिए यह डिपेंडेंस समान होनी चाहिए। नेट रिजल्ट यह है कि हमें प्राप्त होता है बी शून्य वेक्टर जो कि इक्वल है आई क्रॉस शून्य टाइम्स के बटा ओमेगा के बटा ओमेगा। यह कुछ और नहीं बल्कि
1/ci×0 है। यह आसानी से k की 2 pi होने की परिभाषा से देखा जा सकता है, जो कि लैम्ब्डा ओमेगा 2 pi न्यू है। तो अब हमारे पास यह है कि यदि वेव i दिशा में प्रसार कर रही है, अगर ई वेक्टर में इस तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो बी वेक्टर को i क्रॉस ई होना चाहिए, इसे a के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ई वेक्टर इस तरह है तो इसे थोड़ा मोटा बना लें, तो बी वेक्टर को उसी प्लेन में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यह या तो इस तरह से इसे, या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर i क्रॉस ई मुझे यह देता है, यह वैसा होना चाहिए। अब यह किस दिशा में जाएगा? तो हम यह कर सकते हैं कि हम ई क्रॉस बी को फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1/c 0 क्रॉस i क्रॉस ए 0 के इक्वल होगा। और इससे मुझे 1/c यानी 0 स्क्वायर माइनस 1/ci डॉट ई 0 मिलता है। यह टर्म 0 है क्योंकि i प्रसार दिशा ई 0 के परपेंडिकुलर है। हम जो देखते हैं वह यह है कि ई क्रॉस बी होना चाहिए, यानी क्रॉस बी प्रसार की दिशा होना चाहिए। तो बी को इस प्रकार होना चाहिए। इस पर्टिकुलर को चुनने पर हमने देखा कि बी क्रॉस ई हमें i देता है। तो हम जो देखते हैं वह प्रसार की दिशा है और एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर प्रसार की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ई क्रॉस बी में प्रसार की दिशा के समान दिशा है। तो यह प्रसार x की दिशा है, और यदि ई y दिशा में होता है तो v z दिशा में होगा। दूसरी ओर अगर वेव दूसरी तरफ प्रसार कर रही थी तो वह नेगेटिव x एक्सिस पर जा रही थी। यदि वेव इस तरह से प्रसार कर रही थी तो अगर ई y दिशा में था तो भी नेगेटिव z दिशा में होगा। मैक्सवेल की इक्वेशंस से हमें यही मिलता है। और अंत में हमने देखा कि b 0 1/ci क्रॉस ए 0 के इक्वल है, जिसका अर्थ है कि b का मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो प्रकाश के वेग के फैक्टर से छोटा है, जो कि है 3 टाइम्स 10 को 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाया गया। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में बहुत छोटा होता है जब उन्हें SI यूनिट्स में मापा जाता है।